बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद नवीद नाज़िम। आज हम 10th क्लास के चैप्टर नंबर 7 की लास्ट एक्सरसाइज की तरफ आए हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन को और एंगल ऑफ डिप्रेशन को और इनसे रिलेटेड एक्सरसाइज में मौजूद तमाम सवालात को। तो मेरे पास सबसे पहले बात करेंगे कि एंगल ऑफ एलिवेशन किस चीज़ का नाम है। The upward angle from the horizontal to a line of sight from the observer to some point of interest is called angle of elevation. जब हम देख रहे होते हैं तो हमारे बिल्कुल सीधे सामने जब देख रहे होते हैं बिल्कुल स्ट्रेट, जब हमें अपनी आंख को ना तो ऊपर करना पड़े ना नीचे करना पड़े, बिल्कुल स्ट्रेट, तो वो हमारी लाइन ऑफ साइट है। जब हम उस लाइन ऑफ साइट से ऊपर की तरफ देखते हैं तो उस वक्त हमारी आंख के ऊपर जो एंगल बन रहा होता है उसको एंगल ऑफ एलिवेशन का नाम देते हैं। सेम एज जैसे ही हम अपनी उस आंख के नीचे देखेंगे तो हमें हमारी आंख पे जो एंगल बन रहा होगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। याद है कि एंगल ऑब्जर्वर की आई पे बनता है जो देख रहा होता है। मैं इसकी एग्जांपल अगर इस तरह से दूं कि छत पे कोई छिपकली मौजूद है तो हम जहां बैठे होंगे तो हम अपनी आई के लेवल से ऊपर देखेंगे, तो इस वक्त हमारी आंख के ऊपर जो एंगल बन रहा होगा उसे एंगल ऑफ एलिवेशन का नाम देंगे। सेम एज अगर थोड़ी देर बाद मैं यही कहूं कि वो छिपकली नीचे गिर चुकी है तो आप फौरन नीचे देखेंगे, अपनी आई से आई के लेवल से बिल्कुल डाउनवर्ड बिल्कुल नीचे देखेंगे। इस वक्त जो एंगल बन रहा होगा आई के ऊपर उसको एंगल ऑफ डिप्रेशन का नाम देते हैं। द डाउनवर्ड एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल टू a line of sight from the observer to point of interest is called angle of depression. इस पूरी डेफिनेशन में, इन दोनों डेफिनेशन में दो लफ्जों का तब्दीली है, चेंज है। पहली में अपवर्ड है तो दूसरी में अपवर्ड की जगह पे डाउनवर्ड है, और पहली में एलिवेशन है तो इधर एलिवेशन की जगह पे डिप्रेशन है। तो सेम इससे रिलेटेड हम एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई एक ऑब्जर्वर है और सामने ऊपर एक हवाई जहाज गुजर रहा है, तो ऊपर वो हवाई जहाज की तरफ जब देखेगा तो ऑब्जर्वर की आंख पे जो एंगल बन रहा होगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। ये इसकी स्ट्रेट लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, जहां पे ये जब बिल्कुल सीधा देख रहा होगा इसकी आई से ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन से ऊपर जो एंगल बन रहा होता है उसे एंगल ऑफ एलिवेशन का नाम देंगे। और नीचे ही उसे आवाज आती है कुत्ते के भौंकने की, तो जैसे ही वो देखता है नीचे की तरफ, इस हॉरिजॉन्टल लाइन से बिल्कुल नीचे देखता है, इस कुत्ते की तरफ, डॉग की तरफ देखता है, तो इस वक्त इसकी आई पे जो एंगल बन रहा है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन ही है। तो इससे रिलेटेड एक्सरसाइज के जो सवालात हैं उसकी तरफ आते हैं। स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक देखते हैं कि मेरे पास पहला सवाल क्या है। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इफ अ 6 फीट मैन कास्ट अ 3.5 फीट शैडो। ये इसकी क्वेश्चन की स्टेटमेंट ही बड़ी इंटरेस्टिंग है, और इसी की स्टेटमेंट की मदद से अगर हमें ये समझ आ गई तो क्वेश्चन समझने में आसानी होगी। सबसे पहली बात यह है कि कोई एक 6 फीट का आदमी है जिसकी हाइट टोटल 6 फीट है। तो अब इसमें हमने इन तीन स्ट्रेट लाइंस है, एक ये है ए बी, एक ये है ए सी और एक बी सी। अगर मैं इन तीनों में से, अगर मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ ना होता तो आपके दिमाग में क्या बात आती कि ये ए बी इस आदमी की हाइट हो सकती है, या ये ए सी उस आदमी की हाइट हो सकती है, या ये बी सी इस आदमी की हाइट हो सकती है। ऑब्वियसली जब उसकी हाइट है तो हाइट को हम ए बी से मेयर करेंगे। इंक्लाइंड हाइट कभी भी नहीं होती क्योंकि आदमी हर वक्त तिरछा नहीं खड़ा हो सकता, तो उसकी हाइट जो है वो ए बी होगी। अब ये आदमी अगर यहाँ पे खड़ा है, 6 फीट इसकी हाइट है, हमारा हमेशा अक्स जमीन पे ही बनता है। जब भी हम खड़े हों सूरज की रोशनी में तो हमारा अक्स हमेशा जमीन पे बनेगा, और अक्स जो होगा इसके हाइट से, ये है वो 3.5 फीट, ये जमीन पे बनेगा, हॉरिजॉन्टल बनेगा। और हमने देखना ये है कि इस वक्त जो एंगल ऑफ हमने फाइंड करना है दी एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, के सन का जो इस वक्त एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है। एक्चुअली वो एंगल यहां बन रहा है, ऑब्जर्वर आई पे बन रहा है। बाई लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जहां पे बनने वाला एंगल और यहां पे बनने वाला एंगल दोनों बराबर होते हैं, तो इसी वजह से मेरे पास जो एंगल है वो ये वाला एंगल थीटा और यहाँ पे बनने वाला एंगल थीटा, ये दोनों सेम होंगे। तो यहाँ पर अब मैं देखूंगा कि मैं कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल कर सकता हूँ उन 6 में से, साइन, कास्ट एंड कोसेकेंट, सेकेंड या कॉट में से। यहाँ पर मेरे पास जो चीज मौजूद है ये 90 का एंगल है, इसके अपोजिट साइड ये हाइपोटेन्यूस है, और थीटा के अपोजिट साइड जो है ये परपेंडिकुलर है मेरे पास।
और जो रिमेनिंग साइड है ये मेरे पास बेस है। तो मेरे पास हाइट गिवन है यानी परपेंडिकुलर गिवन है और ये बेस गिवन है। तो ऐसी क्वांटिटी, ऐसी रेशियो जिसमें परपेंडिकुलर और बेस का इस्तेमाल हो, तो tan एक ऐसी है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस का इस्तेमाल है। परपेंडिकुलर एंड बेस, बेस एंड परपेंडिकुलर। AB is the height of man, that is 6 feet, and BC is the length of shadow, that is 3.5 feet. हमने एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है tan थीटा, that is equal to परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो मेरे पास tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस है, तो इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। परपेंडिकुलर की वैल्यू, यहाँ पे परपेंडिकुलर है मेरे पास एज के बराबर और बेस है मेरे पास एल के बराबर। परपेंडिकुलर है 6 और लेंथ है मेरे पास 3.5। ये थीटा हमने फाइंड करना है, तो थीटा इज इक्वल देगा tan इनवर्स ऑफ 6 और 3.5। तो मेरे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आता है थीटा इज इक्वल टू 59.74 डिग्री। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसकी स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट को देख के हम डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम को देख के हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट है मेरे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 3 है। A 20 feet long ladder is leaning against a wall. अब जब हम किसी सीढ़ी को दीवार के साथ लगाते हैं तो इसमें क्लियर नजर आ रहा है कि ये जो ए बी है ये वॉल है और ये जो इंक्लाइंड है, हम हमेशा सीढ़ी को इंक्लाइंड ही खड़ा करते हैं दीवार के साथ। कभी भी छत पे जाने के लिए सीढ़ी को बिल्कुल परपेंडिकुलरली खड़ा नहीं किया जा सकता, लिहाजा ये ए बी सीढ़ी नहीं हो सकती, ये वॉल ही है। ये इंक्लाइंड, हमेशा सीढ़ी हमेशा इंक्लाइंड ही होती है। उसकी सीढ़ी की जो लेंथ बताएगी वो 20 फीट है। द बॉटम ऑफ द लैडर इज 5 फीट फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल, के ये सीढ़ी है, इसका बॉटम दीवार से 5 फुट के फासले पे पड़ा है। तो इस वक्त हमारे पास मौजूद है हाइपोटेन्यूज और बेस। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है और बेस की वैल्यू है। तो हमने फाइंड करना है, फाइंड द एक्यूट एंगल ऑफ द लैडर दैट मेक्स विद द ग्राउंड। ये वाला एंगल जो है ये इंक्लाइनेशन एंगल है, हमने ये फाइंड करना है। तो देखते हैं कि बेस और हाइपोटेन्यूज, बेस और हाइपोटेन्यूज आपके पास वो रेशियो जिसमें बेस आ रही हो और वो रेशियो जिसमें हाइपोटेन्यूज आ रहा हो, हम उसकी बात करेंगे। इस ट्राइंगल के अंदर मेरे पास BC यानी डिस्टेंस ऑफ वॉल दैट इज D, दैट इज 5 फीट, एंड AC है मेरे पास लेंथ ऑफ लैडर दैट इज L, दैट इज 20 फीट। तो हमने एंगल थीटा फाइंड करना है। तो cos थीटा जो होता है बेस और हाइपोटेन्यूज होता है मेरे पास। बेस है मेरे पास D, हाइपोटेन्यूज है मेरे पास L। इनकी वैल्यूज पुट करेंगे 5/20, 5/20 को लिख सकते हैं 1/4, इसको कट करेंगे 5 1s are 5 एंड 5 4s are 20। तो यहां से थीटा की वैल्यू मुझे चाहिए, तो थीटा यहीं पर रहेगा, cos इनवर्स ऑफ 1/4 देगा और cos इनवर्स ऑफ 1/4 की वैल्यू आती है मेरे पास 75.5 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है द बेस ऑफ अ रेक्टेंगल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। The base of a rectangle is 25 feet and the height of rectangle is 13 feet. Find the angle that the diagonal of the rectangle make with the base. अब रेक्टेंगल है, मुस्ततील है, इसकी बेस के बारे में बताया गया। इसके डायग्राम हम ड्रा करते हैं कि मेरे पास ये रेक्टेंगल है, इसकी बेस है मेरे पास 25 फीट ये बताई गई है और इसकी हाइट जो है ये 13 फीट है। उसके बाद ये कहा गया कि find the angle that the diagonal of the rectangle, ये डायगोनल जो है AC that is diagonal, एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स को मिलाते हैं, ये डायगोनल है। अब ये डायगोनल जब हम ड्रा करते हैं A to C, ये इस पूरी रेक्टेंगल को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में कन्वर्ट कर देता है। जबकि हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, इस ट्रायंगल ABC के पास क्या मौजूद है, एक बेस मौजूद है और एक इसमें परपेंडिकुलर मौजूद है। नेक्स्ट हमने जो फाइंड करना है वो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, यानी ये डायगोनल जो एंगल बना रहा है थीटा, हमने ये चीज फाइंड करनी है। देखते हैं हमारे पास सॉल्यूशन में है क्या। कंसीडर द ट्रायंगल ABC, ये डायगोनल ने इस रेक्टेंगल को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में कन्वर्ट कर दिया था। ABC हम एक ट्रायंगल डिस्कस करें, इस ट्रायंगल में AB यानी हाइट आपके पास 13 फीट दी गई है और बेस B जो कि हमारे पास 25 फीट दिया गया। तो मैंने थीटा एंगल फाइंड करना है। तो क्लियरली परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर की बात हो रही है, बेस की बात हो रही है, tan थीटा का इस्तेमाल करेंगे। tan थीटा इज इक्वल टू 13/25, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 13/25, थीटा की वैल्यू आती है 27.47 डिग्री। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं।
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। A road is inclined at an angle of 5.7 डिग्री। एक रोड है, उसमें इंक्लाइनेशन निकलाया गया है। Suppose that we drive 2 mile up this road। हम जब कोई रोड के ऊपर ढलवान चढ़ रहे होते हैं तो उसकी शेप कुछ इस तरह से ही होती है। यहाँ पे मैंने थोड़ी इसकी इंक्लाइनेशन ज्यादा शो कर दी है कि, और उसमें हम इसके ऊपर, ये रोड है और इसमें 2.5 माइल्स ऊपर चढ़ के जाते हैं। हाउ हाई अबव द सी लेवल आर वी। ये हमने देखना ये है कि हम सी लेवल से कितना ऊपर है, हमने ये एज की वैल्यू ये फाइंड करना है। तो मेरे पास इस ट्रायंगल में जो बात दी गई है कि यहाँ पे ये रोड है, ये 5.7 डिग्री इंक्लाइंड है और हमने 2 माइल्स इसमें ट्रेवल करके जाना है, यानी ये जो डिस्टेंस है टोटल ये 2 माइल्स है। हमने इस एज की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारा ताल्लुक है इस हाइपोटेन्यूज के साथ, हमारा ताल्लुक है परपेंडिकुलर के साथ, और हमारा ताल्लुक है इस एंगल के साथ। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, एक्चुअली ये आपको साइन थीटा ही देगा। हमारे पास है कि इस वक्त हमारे पास इस ट्रायंगल एबीसी में AC यानी D की वैल्यू 2 माइल्स है और हमारे पास HAB हमने फाइंड करना है। इंक्लाइनेशन एंगल थीटा 5.7 डिग्री दिया गया है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। थीटा की वैल्यू पुट करेंगे साइन 5.7 डिग्री, दैट इज इक्वल टू H ओवर 2। यहाँ से H की वैल्यू निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वो देगा 2 टाइम्स साइन 5.7 डिग्री, तो H की वैल्यू आती है मेरे पास 0.199 माइल्स आती है। नेक्स्ट है मेरे पास एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अ टेलीविजन एंटीना ऑफ 8 फीट हाइट इज लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ द हाउस। कि एक घर है, घर की छत के ऊपर एक एंटीना फिक्स किया गया और उस एंटीना की जो हाइट है वो 8 फीट है। अब ऑब्वियसली जब हम इस एंटीना को छत के ऊपर फिट करेंगे, उस छत की, उस कमरे की अपनी भी कोई ना कोई हाइट होगी और प्लस हाइट होगी हमारे पास उस एंटीना की। तो अब उस एंटीना की जब हम टोटल हाइट मेजर करेंगे डाउनवर्ड तो डिफरेंट हो जाएगी। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, अब ग्राउंड पे कोई आदमी खड़ा है, वो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप ऑफ हाउस इज 17 डिग्री। वो जब उस कमरे की छत की तरफ, उस घर की छत की तरफ जब देखता है तो उसकी आंख पे एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनता है वो 17 डिग्री बनता है। वो आदमी अभी वहीं मौजूद है। एट द एंगल ऑफ एलिवेशन, एट द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ एंटीना इज, इस वक्त टॉप ऑफ एंटीना पे जो इसका एंगल है वो 21.8 डिग्री है। यहाँ पे ये मिस्टेक है, 21.8 डिग्री। यही आदमी जब एंटीना पे देखता है, एंटीना उस छत से थोड़ा ऊपर है, तो उस वक्त एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो 21.8 डिग्री बन रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द हाउस। अब हम देखते हैं, अब सारा किस्सा ये है कि ये मकान है, ये घर है, इस घर के छत के ऊपर ये एंटीना है, ये AB ये एंटीना है और इस एंटीना की हाइट 8 फीट दी गई है और ये घर है। इस घर की हाइट जो है जमीन से इस छत से लेके फर्श तक जो हाइट है ये टोटल BC है, हमने ये फाइंड करनी है, ये अननोन है हमारे लिए। और कहा यह गया कि यहाँ पर कोई आदमी मौजूद है, ये आदमी जब इस छत पे देखता है तो इसकी आंख पे जो एंगल बन रहा है वो 17 डिग्री बन रहा है। सेम यही आदमी जब एंटीना की तरफ देखता है तो अब जो इसकी आंख पे एंगल बनता है वो 21.8 डिग्री एंगल बन रहा है। हमारे लिए जो अननोन चीज है वो ये हाइट ऑफ द हाउस है। अब हमारे लिए ये दो चीजें इस वक्त अननोन आ रही है हमारे पास। एक ये चीज नॉन है, एंटीना की हाइट नॉन है, और दो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास दिए गए। तो स्टेप बाय स्टेप हमें चलना पड़ेगा, देखते हैं कि हमारे पास मौजूद क्या और हमने फाइंड क्या करना है। मेरे पास इस पूरे किस्से में दो ट्रायंगल्स बन रही है। एक ट्रायंगल बन रही है ट्रायंगल BCD और एक ट्रायंगल बन रही है ACD। कंसीडर ट्रायंगल BCD, ये ABC नहीं है, कंसीडर ट्रायंगल BCD। एक ट्रायंगल है, मैं इसकी बात करूंगा, ट्रायंगल BCD। इस ट्रायंगल में AB जो है हाइट ऑफ एंटीना है, जो कि क्लियर नजर आ रहा है यहाँ पे। सेम एज इट इज मेरे पास है BC, दैट इज हाइट ऑफ हाउस, ये हमने फाइंड करना है। और नेक्स्ट मेरे पास है DC, दैट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द बेस, ये DC, ये भी हमारे पास नॉन नहीं है, ये भी हमने मालूम करना है। और मेरे पास जब हम ऑब्जर्वर छत की तरफ देखता है तो उस वक्त एंगल बनता है 17 डिग्री। मैंने इसको
इंक्लाइनेशन θ1 का नाम दे दिया। जब ऑब्जर्वर एंटीना की तरफ देखता है तो एंगल एक और इंक्लाइनेशन बनता है 21.8 डिग्री, ये भी हमने फाइंड करना है। तो इन राइट ट्रायंगल, इस ट्रायंगल इन राइट ट्रायंगल BCD, इन राइट ट्रायंगल BCD, इस राइट ट्रायंगल BCD में मेरे पास ये परपेंडिकुलर है, ये मेरे पास बेस है, और पहले इंक्लाइनेशन को इस्तेमाल करें 17 डिग्री को, तो ये tan ही बनता है, परपेंडिकुलर और बेस। तो tan θ1 दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर है h और बेस है मेरे पास d, दोनों अननोन है। तो यहाँ पे मालूम सिर्फ θ1 था, तो इसकी जगह पे वैल्यू पुट की, तो h इसको देता है d टाइम्स tan 17 डिग्री। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब मैं तस्करा करूंगा दूसरी ट्रायंगल का, ए सी और डी। इस ACD में अगर हम गौर करें, एंगल है 21.8 डिग्री, तो इसमें परपेंडिकुलर पूरी लाइन बन रही है AC। अब AC एक्चुअली क्या है? AC है AB प्लस BC। AB मेरे पास 8 है और मेरे पास BC H है, यानी कि मेरे पास पूरा परपेंडिकुलर H प्लस 8 है, और आपका बेस वही एज इट इज D ही है। तो अब इस केस में जब हम tan थीटा अप्लाई करेंगे, tan 21.8 डिग्री विल बी 8 प्लस H डिवाइडेड बाई D होगा। तो देखते हैं हमारे पास क्या है। इन ट्रायंगल ACD tan θ2 दैट इज 8 प्लस H ओवर D। यहां से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं या इसमें वैल्यू पुट करते हैं। हियर इज अ प्रॉब्लम, यही है मेरे पास tan 21 डिग्री। यहाँ पे हम लिखेंगे tan 21 डिग्री 21.8 डिग्री दैट इज इक्वल टू 8 प्लस H डिवाइडेड बाई D। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखा 8 प्लस H दैट इज इक्वल टू D टाइम्स tan 21.8। यहां से मुझे H की वैल्यू चाहिए, 8 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। H इज इक्वल टू D tan 21.8 डिग्री माइनस 8। इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड भी H थी, इक्वेशन नंबर 2 की लेफ्ट हैंड साइड भी H ही है। दोनों को कंपेयर करेंगे तो मेरे पास आ जाता है D tan 17 डिग्री दैट इज इक्वल टू D tan 21.8 डिग्री माइनस 8। यहां से tan वालों को इकट्ठा करते हैं तो दे देता है D tan 17 डिग्री माइनस D tan 21.8 डिग्री दैट इज इक्वल टू माइनस 8। इन दोनों में से हम D कॉमन लेते हैं, D इंटू tan 17 डिग्री माइनस tan 21.8 डिग्री दैट इज इक्वल टू माइनस 8। इनको कैलकुलेटर की मदद से सब्ट्रैक्ट करेंगे डायरेक्ट। tan 17 डिग्री माइनस tan 21.8 डिग्री तो देता है D इंटू माइनस 0.0942। ये राइट हैंड साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। D इज इक्वल टू माइनस 8 ओवर माइनस 0.0942, तो D इज इक्वल टू देता है मेरे पास 84.9 फीट। हमने एक्चुअली फाइंड करनी थी H की वैल्यू। H की वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे D की जरूरत पड़ी थी। अब ये वाली D की वैल्यू आप चाहे तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, चाहे तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। मैं इसकी वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूँ, तो H इज इक्वल टू D tan 17 इक्वेशन नंबर 1 थी, इस D की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे 84.9, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो H आता है 25.94 फीट। इसके साथ हमारी ये एक्सरसाइज खत्म होगी और इसके साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो गया। और इसके बाद वाला जो हिस्सा है वो ट्रिग्नोमेट्री है, ज्योमेट्री है, आपके पास ऑब्जेक्टिव है, डेफिनेशंस हैं, जिनको हम स्कूल में डिस्कस कर चुके हैं, उनको पढ़ चुके हैं। वो ऑब्जेक्टिव वो आपने खुद तैयार करना है। यहाँ तक का हमारा सिलेबस का आखिरी चैप्टर था। इसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि चैप्टर नंबर 4 को रिवाइज करवा दूं। चंद सेक्शन ऐसे थे जिनका ये चैप्टर इनकम्प्लीट था 4। अगला जो मेरा टॉपिक होगा वो चैप्टर 4 पे होगा कल। इसके साथ आपके चैप्टर नंबर 7 खत्म हुए। आपको जो होमवर्क दिया गया था उनमें भी ये तमाम चैप्टर शामिल थे। आप इन तमाम चैप्टर की असाइनमेंट बनाएं, इनको नोट करें, इनकी भरपूर तैयारी करें। एग्जाम के लिए कोई भी सवाल आता है तो आप क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।